देखिए, आज हम मिडल ईस्ट के विषय में समझने के अपने इस अध्याय को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हम जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट समझ रहे हैं और इसके तहत हमने बहुत डिटेल में 2 लेक्चर्स में अब तक ये समझ लिया है कि एक्चुअली में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट किन ग्राउंड्स पर है, और यही कन्फ्लिक्ट पूरे रीजन को 2 खेमों में बांट के रखता है, 2 सेक्शंस में डिवाइड करके रखता है, और यही अप्रोच इंटरनेशनल पावर्स के लिए वहाँ पर इंटरवीन करने का आधार भी बनती है। इसके अलावा वहाँ के प्रीशियस रिसोर्सेज जो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स को सेटल करने में रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा इस जगह की स्ट्रेटेजिकल पोजीशन और लोकेशन 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स दैट इज़ यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच में बैठा हुआ है ये मिडल ईस्ट का क्षेत्र। हम इसे वेस्ट और साउथ वेस्ट एशिया के तौर पर भी अप्रोच कर रहे हैं। हमारे लेक्चर में आज हमें जो समझना है वो इंडियन कंसर्न्स समझने हैं इस रीजन को लेकर के। हम बहुत खूबसूरती से करना चाहेंगे और उसे करते हुए आज हम बेस बना लेते हैं 2023 74th रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट एज अ गेस्ट बुलाए गए, जिनका नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। अब्दुल फत्ताह अल सीसी। हम खत्म हो चुके पेनों को डिस्कार्ड करने की एक मुहिम पर हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कलम ना भी चले, क्योंकि फाइनली अब हमें इन्हें बार करना है। ये भी ख़त्म ही हो चुका है। नाम हमने लिख दिया है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, अब्दुल फत्ताह अल सीसी। इज़ दैट क्लियर? ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो भारत 3 दिन के दौरे पर हैं, ये इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान बने। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। हम इसको आज खूबसूरती से समझेंगे कि इंडिया ने इजिप्ट की तरफ इस बार क्यों देखा, क्यों अब्दुल फत्ताह अल सीसी ही भारत के गेस्ट बने रिपब्लिक डे के। अल सीसी के बारे में जानेंगे, इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इजिप्ट और भारत अपनी साझेदारी को एक लेवल आगे ले गया है और अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इंडिया और इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझेंगे कि नॉर्मल बायलैटरल ट्रेड से आप आगे बढ़ गए हैं। नाउ यू आर एंगेजिंग विद ईच अदर इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। वी विल अंडरस्टैंड दैट। सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए हम आपको समझा देंगे कि इस पूरे रीजन से जुड़े हुए इंडियन कंसर्न्स क्या हैं। ओके, शुरुआत करें। नेचुरली जब मैं ये कवर करूंगा तो मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा फिगर्स और फैक्ट्स पे ना रह करके लार्जर कॉन्सेप्ट समझाने पर रहेगी, लेकिन ज़रूरी फैक्ट हम नेचुरली कवर कर देंगे। बट एक ट्रेड फिगर, एक बायलैटरल ट्रेड फिगर मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट्स लार्जर मैनर में कवर कर रहा हूं तो वो तो जिस भी किसी ईयर में आप पेपर दे रहे हैं, आप आधे घंटे का समय निकालिए और वो फिगर्स उस समय की लेटेस्ट नोट डाउन कर लीजिए। वो तो आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए समझिए। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि गणतंत्र दिवस पर हमने जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया तो इसके पीछे का हमारा माइंडसेट क्या रहेगा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मीनिंग क्या है। ये दोनों आपस में बातें जुड़ी हुई हैं। हम माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करते समय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट की ज्योग्राफिकल पोजीशन लोकेशन को समझाने के लिए मैं इस मैप का यूज़ करूँगा, जिसमें इजिप्ट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से कटा हुआ है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो इसी से समझ आ जाएगा। चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर उठाया ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, कोई हेडिंग नहीं, कोई S1 P2 G3 जैसा कुछ नहीं, कौन सा सेशन कौन सा लेक्चर कुछ नहीं। लेक्चर इतना डिटेल में करेंगे कि टाइटल आप खुद बनाएंगे। ओके, हम उसे करेंगे खूबसूरती से। लोकेशन वाइज लुक एट द इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो हम पहले वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स में शेयर होती है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये हम इजिप्ट
नॉर्थ अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में इजिप्ट आता है, दिस वन इज़ द इजिप्ट। लेकिन ये ग्रीन कलर आगे तक जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस रीजन जो आपको ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द सिनाई पेनिनसुला। तो दिस वन, दिस, ओके, सो दिस वन, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ओके। और इसकी एक खासियत है कि इसकी ये जो नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ अकाबा, एंड ये जो नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज़ गल्फ ऑफ स्विज गल्फ। और ये दोनों ही वाटर बॉडीज़ ये जिस सी के साथ अटैच्ड हैं, दिस इज़ द रेड सी। और ये रेड सी आगे जा करके ये एक पतली जल की धारा, द नैरो वाटर बॉडी दैट इज़ द स्ट्रेट, it is a strait, that is the strait of Bab al-Mandeb, Bab al-Mandeb, इससे होकर के अटैच हो जाती है विद द इंडियन ओशियन, ओके। ये हमने इस मैप के वाया सीखा। मैं हो सके तो कोई एक आधा और मैप निकाल करके देखता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएं, आप और अच्छे से देख लें। इस मैप के वाया आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें। अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि अफ्रीका के नॉर्दर्न क्षेत्र में इजिप्ट फॉल करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ अच्छी लंबी कोस्ट लाइन है, रेड सी के साथ उसकी कोस्ट लाइन है। तो दो सीज, द ईस्टर्न साइड रेड सी एंड द नॉर्दर्न साइड मेडिटेरेनियन सी, इनके साथ वो अपना कोस्ट शेयर करता है। दोनों ही सीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इनका महत्व है। चलिए, इतनी बात हमने समझ ली। ये जो मैंने गल्फ ऑफ स्विस दिखाई थी, उस गल्फ ऑफ स्विस की खासियत ये थी कि यहीं से होकर के एक आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई है। और ये आर्टिफिशियल कनाल जो है ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देती है, और रेड सी आगे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन से जुड़ रहा है, और वो सारा रीजन एशियाई क्षेत्र है। तो सारा व्यापार इस रेड सी से होते हुए, स्विस कनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होकर के ऊपर यूरोप की तरफ चला जाता है। तो ये स्विस कनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़े समय पहले की बात है, वहाँ पर एक पानी का बड़ा जहाज़ अटक गया था, और उस पानी के बड़े अटके हुए जहाज़ ने पूरी दुनिया में एक शॉक वेव फैला दी थी, बता दिया था दुनिया को कि आज की कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी में भी स्विस कनाल की क्या इम्पोर्टेंस है। बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ फिर उसे निकाला गया, ओके। अब इजिप्ट की ये जोग्राफिकल लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली इम्पॉर्टेंस उसकी ये है कि अगर आप इजिप्ट में हैं, आप यानी कि मैं एक इंडियन कंपनी के रूप में अगर मैं इजिप्ट में आता हूँ, कंपनी के रूप में देखते हैं अगर हम, तो मैं अफ्रीका, वेस्ट एशिया यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप तीनों को टारगेट कर पाता हूँ। मैं एक ही बार में तीनों कॉन्टिनेंट्स को टारगेट कर पाता हूँ। इजिप्ट इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर प्लेस्ड है, यानी कि जो भी मार्ग हैं इकोनॉमी के, पॉलिटी के, कल्चरल एक्सचेंजेस के, वो इजिप्ट से होकर के गुजरते हैं। इजिप्ट इस तरह के ट्रांजैक्शनल पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, दैट क्रॉस रोड्स, यहीं पर रास्ते कटते हैं सारे, सांस्कृतिक रास्ते भी यहीं कटते हैं, सभ्यताओं का मेल होता रहा है, आर्थिक रास्ते भी यहीं से गुजरते हैं और राजनीतिक भी, ओके। तो एक तो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज ये इम्पोर्टेंस है। स्विस कनाल इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, हम उसका स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। अब इसी जोग्राफिकल लोकेशन से कुछ चीज़ें उभर करके आती हैं। वो चीज़ें क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय में इजिप्ट स्विस कनाल के अपने उस टेरिटरी में, स्विस कनाल के दोनों ही किनारों की तरफ एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहा है। इट इज़ इकोनॉमिक जोन, ओके, दैट इज स्विस कनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये इकोनॉमिक जोन बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन लें। तो स्विस कनाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो तीन कॉन्टिनेंट्स को अप्रोच करती है, और मेजॉरली ट्रेड वहीं से कंडक्ट हो रहा है, और इसी कारण उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर वहाँ पर किसी तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट होता है, जैसे कि SEZ जिसे हम पुकारते हैं, तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं? सपोज़ कीजिए कि आप एक इंडियन कंपनी हैं,
इंडियन कंपनी को क्या यहाँ पर बेनिफिट मिल सकते हैं? पहला बेनिफिट यह मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आप 3 रीजन्स को अप्रोच करते हैं। आप एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, इन तीनों को अप्रोच कर पाएंगे। ये बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ कि क्योंकि यहीं से सब चीज़ें ट्रांजैक्ट हो रही हैं तो आपको ईज़िली एक्सेसिबल रहेंगी हर तरह के रॉ मटेरियल्स। सो ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द रॉ मटेरियल, क्योंकि आना जाना तो यहीं से है ना सब कुछ, तो आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल रहेगा रॉ मटेरियल। अगली बड़ी चीज़, इजिप्ट के यूरोप में, अफ्रीका में और इवन एशिया में बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइंड हैं, द FTAs। और उन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि आप इजिप्ट की टेरिटरी में होते हुए जब प्रोडक्शन करेंगे तो उन मुल्कों से जो भी आइटम्स आपको चाहिए या जो भी आप वहाँ भेजना चाहते हैं बना करके, वो आप ड्यूटी फ्री मैनर में कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ट्रेड बैरियर्स नहीं रहते, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इस तरह की ड्यूटीज़ आपको रोकती नहीं हैं अपना प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स मंगाने में और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाज़ारों में बेचने के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक कंट्री ए में आए और उस कंट्री ने FTAs नहीं साइन किए किसी के भी साथ, तो उस कंट्री में जो भी मटेरियल आ रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो एक कंट्री B से आ रहे हैं, तो ये कंट्री फ्री है उसके ऊपर किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक X नाम की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस X नाम की कंपनी को B कंट्री से रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ FTA ना होने के कारण आपने यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस किया वो आप एक C नाम की कंपनी को बेचना चाहते थे, तो C नाम की कंट्री को, तो ये जो A कंट्री है ये फ्री है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने को, क्योंकि इसने FTA नहीं साइन किए। तो आपको प्रोडक्ट बेचने के समय में, बाहर निकालने के समय बॉर्डर्स में भी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी। ऐसे में आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज़्यादा आई इस कंपनी X के प्रोडक्ट के लिए, और इस कंपनी X ने जो माल बेचा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की वजह से भी महंगा हुआ और लागत मूल्य में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भी कीमत बढ़ गई। लेकिन अब सारा सिनेरियो रिवर्स कर दीजिए, बस इतना इमेजिन कर लीजिए कि इस कंट्री A के कंट्री B और C के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रखा है। अब यहाँ पर कंपनी X आई, तो उसने पहले जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए उसे जो भी आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ी उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। इसकी वजह से उनकी इनपुट कॉस्ट घट गई। और दूसरी वजह, इस X कंपनी ने जो सामान बना करके उस कंट्री C को बेचा उसके लिए उसे किसी तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो गया प्राइस वाइज। तो उस कंपनी को इस कंट्री A में आने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस कंट्री A के तकरीबन उन सभी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखे थे जिन कंट्रीज से या तो ये कंपनी X इंपोर्ट करती है या ये कंपनी X वहाँ को एक्सपोर्ट करती है। तो इजिप्ट एक अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन रखने के साथ साथ, जो कि प्रॉक्सिमल है टू द यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हसल बसल वाले ट्रेड रूट पर आती है, जहाँ से कि शिप्स को आना जाना में आना, जैसे आप एक हाईवे पर दुकान खोल करके बैठे हैं और अमूमन आप जो बनाते हैं उसके ट्रक्स वहीं से गुजरते हैं, तो आपको बस उसे इंसान कहना है कि यहाँ थोड़ा रुक के जाया करो, मैं सामान उतार लिया करूँगा। आपका कितना ट्रैवल एक्सपेंस बच जाता है और कितनी ईजिली एक्सेसिबल हो जाते हैं आपको सभी तरह के रॉ मटेरियल। और फिर आपको माल लादना भी अगर पानी वाले जहाज़ों पे, तो वहीं पर लाद दीजिए, वहीं से चला भी जाएगा। फिर दो सीज़, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, इनका सीधा सीधा एक्सेस होना, ये कितनी बड़ी बात है। फिर मेडिटेरेनियन सी वाइज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, अटलांटिक ओशियन भी तो कंट्रोल होता है। तो इस कारण से एक तो लाभ वो मिल रहा है, दूसरा लाभ ये मिल रहा है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ मुल्क हैं, इसकी वजह से भी वहाँ पर एक कंपनी को फ़ायदा मिलता है। और तीसरी बात, आप खुद बहुत अच्छे टैक्स इंसेंटिव्स देने वाले हैं। अब टैक्स हॉलीडेज़ देंगे आप, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 या 10 साल के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं आप। तो एक तो आप खुद टैक्स इंसेंटिव्स देने वाले हैं, ऊपर से आपके फर्दर FTAs साइन हो रखे हैं, तो उस वजह से लाभ मिलेगा।
तीसरा, आप बड़ी मार्केट्स को एक्सेस करते हैं, और उन बड़ी मार्केट्स में से भी वो मार्केट्स जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे कि सारा का सारा सब सहारन अफ्रीका और मेजॉरली नॉर्थ अफ्रीका, इवन वेस्ट एशिया, इवन ईस्टर्न यूरोप, ये वो मार्केट्स हैं जो बहुत पोटेंशियल रखती हैं कि प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। तो इस मायने में अगर देखा जाए तो इजिप्ट एक महत्व रखता है, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये भी तब जब उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दुनिया भर की प्रोडक्शन कंट्रीज़ लालायित हों, अट्रैक्ट हो रही हों कि हमें वहाँ जाना है। ऐसे में भारत के लिए तो ये एक विषय मैटर ऑफ इंटरेस्ट बनता ही है, क्योंकि चीन एशिया के क्षेत्र में भारत के बराबर एक दावेदारी रखता है, इवन कई मौक़ों पर आगे की दावेदारी रख देता है। ऐसे में वो जब तेज़ी से फैल रहा है, जैसे ऐसा माना जाता है कि उसने लगभग 7.3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच यहाँ पर पूरे के पूरे चीनी क्लस्टर विकसित करने के लिए ले भी लिया है, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है कि आप भी अगर अपने ही रीजन में अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहते हैं, तो ग्लोबली जहाँ जहाँ आप कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं वहाँ वहाँ आप अपने कंटेंडर के मुकाबले कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट रखें। तो वहाँ भारत का इसलिए भी यहाँ आना ज़रूरी तो बनता है, इसलिए नहीं कि उसे चीन को पछाड़ना है। मुद्दा ये है कि आप जिस रीजन में हैं, अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए ग्लोबली आप अपने पोटेंशियल कंटेंडर के मुकाबले जहाँ जहाँ अपने आप को बेटर प्लेस कर सकते हैं, आपको बेटर प्लेसमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप मौका चूक जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो इजिप्ट इस समय में कर रहा है, और भारत का ये एक इंटरेस्ट तो बनता है। ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। क्या आपकी रुचि बनी? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इस हिसाब से जाएं कि कितना व्यापार दोनों में, बायलैटरल ट्रेड लगभग 7.3 बिलियन के अराउंड होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। भारत का बायलैटरल ट्रेड तो बहुत से मुल्कों से इससे बहुत ज़्यादा है, पर हमने उनको तो नहीं बुलाया एज अ चीफ गेस्ट। तो इस आधार पर ये तय नहीं होता कि किस मुल्क के साथ आप महत्व अटैच करेंगे, इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे। इंपॉर्टेंस अटैच करने के रीजंस बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर हमने इंडोनेशिया से मिस्टर सुकर्णो को बुलाया। अब हम तो बहुत सारे नेताओं को बुला सकते थे, तो हमने उनको क्यों बुलाया? उनको बुलाने का एक अहम पहलू ही ये था कि भारत कोल्ड वॉर के इस दौर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पक्षधर था। पक्षधर ही क्यों, फाउंडर था, प्रमोटर था। और ऐसे में सुकर्णो साथ चल रहे थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सिद्धांत ही इंडोनेशिया के बांडुंग में ही निर्धारित हुए थे। वहीं पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो इंडोनेशिया एक अहम भूमिका विचारधारा के रूप में उस समय निभा रहा था भारत के साथ। और फिर एशियाई क्षेत्र में भारत अब आगे बढ़ रहा था। अब तक वेस्ट के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन थी, भारत ईस्ट की ओर भी देखना चाहता था। तो बहुत सारे मैटर होते हैं जिनको कंसिडर करके एक चीफ गेस्ट चुने जाते हैं। हमारी बड़ी राजनीतिक रणनीतियों को, आर्थिक रणनीतियों को एक शक्ल देने के लिए हम ये करते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। देखिए, इजिप्ट के साथ इस साझेदारी को स्ट्रेटेजिक बनाया और उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया। इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा हमें वापस आना पड़ेगा इनकी तरफ। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फताह अल सीसी जो यहाँ पर आए, हिज एक्सीलेंसी, ऐसा ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अक्सर एड्रेस करते हैं ना, सारे बड़े गणमान्य लोग करना ऐसे ही चाहिए। ओके, सम्मान देना जरूरी है। क्या है इनकी कहानी और ये कब से सत्ता में है? देखिए, 2014 से ये सत्ता में है। ये 2014 से इजिप्ट की सत्ता में है। अच्छा, सवाल बनता है ये कैसे आए, पावर में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, इजिप्ट में एक चीज़ हुई और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ कैंप डेविड अकॉर्ड। 1973 की अरब इजराइल वॉर के बाद अमेरिका की एक्टिव इंटरवेंशन से कैंप डेविड अकॉर्ड रीच किया गया। 1978-79 दो इंपॉर्टेंट ईयर्स हुए। इवन उस समय का नोबेल पीस प्राइज भी उन दो कंट्रीज़ को मिला जो इसमें एंगेज थी, और वो था इजिप्ट एंड इजराइल। और कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत इजिप्ट इजराइल में सहमति बनवाई गई। सीधे तौर पर यह कहा कि भाई जो इजिप्ट है वो रिकॉग्नाइज कर देगा इजराइल को, और दोनों मुल्क आगे भविष्य में युद्ध में नहीं जाएंगे, आगे भविष्य में युद्ध में नहीं जाएंगे। और इजिप्ट अरब दुनिया में, अरब वर्ल्ड में
पहली वो कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। इतनी बात समझ आई? तो कैंप डेविड अकॉर्ड एक बड़ी घटना तो है, लेकिन उसके बाद 1979 के बाद कुछ परिवर्तन आते हैं इजिप्ट में। हम सब जानते हैं कि कैंप डेविड अकॉर्ड जब साइन हुआ तो उस समय में राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? सादत अनवर। हमने पढ़ा इसके बारे में, कई सादात कहीं सादत, ओके, वो वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1980s के दौर में वहां पर एक व्यक्ति सत्ता पर आए और उनका नाम था होस्नी मुबारक। लगभग 3 डेकेड्स तक उन्होंने रूल किया है इजिप्ट में। अब सादात अनवर भी डिफेंस से ही थे, होस्नी मुबारक भी डिफेंस से थे, ये बात आप याद रखिएगा। और बड़ी बात कि जिन अब्दुल फताह अल सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी डिफेंस से ही हैं। यानी कि इजिप्ट लंबे समय से एक कंटिन्यूअस मैनर में डिफेंस को बिलोंग करने वाले लोगों की प्रेसिडेंटशिप देखता आया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जब मैं आगे की चीज़ों को अनफोल्ड करूंगा, ओके। अब होता क्या है, होस्नी मुबारक का रिजिम लंबा 3 डेकेड, लेकिन 2011 के अराउंड एक घटनाक्रम हुआ और हम सब उसे जानते हैं द अरब स्प्रिंग। हमने अब तक डिटेल में ये पढ़ लिया है कि तकरीबन नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ में और वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, ऑटोक्रेसी नज़र आती थी, अथॉरिटेटिव रूल था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज़ें बहुत कम थी, इंडिविजुअल राइट्स उतने नहीं थे, करप्शंस बहुत ज़्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस बड़े लेवल पर खड़े नहीं होने दिए गए, इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा था। ये सारी समस्याएं इजिप्ट में भी एग्जिस्ट कर रही थी। लोगों ने इनके विरोध में 2011 की अरब स्प्रिंग के दौरान आवाज़ उठानी शुरू की। जनवरी 2011 से इसका आरंभ हुआ। बहुत दबाव बनाया गया होस्नी मुबारक के ऊपर। किसी तरह से होस्नी मुबारक ने अपनी पोजीशन छोड़ी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जब होस्नी मुबारक रिजाइन कर चुके हैं तो फिर कौन आएगा वहां पर? कौन आएगा, कौन रूल करेगा? देखिए, अलग अलग मुल्कों में प्रबंध किए जाते हैं, सरकार ही नहीं। अब तो हु विल रन द कंट्री? समवन नीड्स टू रन द स्टेट। स्टेट तो चलाना है ना, समाज को तो आप चला लेंगे, अलग बात है, स्टेट मशीनरी को अब रन आप कैसे करेंगे? तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा इजिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, SCAF। नेचुरली अब यही चलाएगी, मतलब सीधे समझ लीजिए कि सेना चलाएगी अब इजिप्ट को। भारत में एक प्रबंध है, इमेजिन की ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सत्ता में कोई सरकार ही ना हो तो क्या हो? क्या यहां भी सेना चला लेगी? तो यहां पर एक यूनिक चीज है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो तीनों ही सेनाओं के चीफ हैं, पहली बात तो ये। और फिर ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट ही देश चलाएंगे। और प्रेसिडेंट के लिए एक प्रबंध बनाया गया है कि वो किसी भी क्षण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना रहेंगे नहीं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना वो चलेंगे नहीं, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एड एंड एडवाइस करेंगे। तो मतलब किसी भी समय किसी भी कीमत पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म होती ही नहीं। ऐसे में पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लोगों का फेथ उठ गया है, तो इमीडिएटली नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करिए, फिर उसकी प्रक्रिया फिर वही रहेगी, चुनाव कराइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करिए और पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त करिए और राष्ट्रपति को फिर से एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का समर्थन दीजिए। तो पूरी तरह से संविधान में एक इंतजाम रखा गया है कि सेना तख्ता पलट करे, ऐसे प्रबंध ना हो। लेकिन पाकिस्तान में सेना ने तख्ते पलट किए हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, ओके। भारत में ऐसा प्रबंध नहीं है और भगवान करे कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो वहां पर सेना ने कंट्रोल ले लिया 2011 और लोगों को ये एहतराम दिला, वायदा किया कि भाई अब चुनाव होंगे। 2012 चुनाव का वर्ष है, चुनाव हुए और आप समझिए कि पहली बार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, कहा जाता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोरसी सत्ता में आए। लेकिन मोहम्मद मोरसी जिस पार्टी की वजह से सत्ता में आए, जिस पार्टी ने वहां पर चुनाव जीत लिए, उसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। वो थी मुस्लिम ब्रदरहुड।
आप बस इतना समझ लीजिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जड़ें इजिप्ट में हैं। 1925 में इजिप्ट में ही जन्म हुआ। इस्लामिक स्कॉलर्स, टीचर्स ने मिल करके इसकी शुरुआत की। हॉस्पिटल्स खोलना, लोगों को एजुकेशन देना, लिटरेसी दूर करना, एजुकेशनल सेंटर्स बनाना, ये सब काम शुरू में किया करते थे। और धीरे धीरे पॉलिटिकल फ्रंट भी ओपन होने शुरू हो गए। मुस्लिम ब्रदरहुड चलता रहा, इजिप्ट में इसकी जड़ें हैं। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का स्लोगन क्या है? स्लोगन है कि इस्लाम इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, हर चीज का सॉल्यूशन कौन है? इस्लाम। और पहले दिन से ये डिक्लेयर्ड है कि सोसाइटी शरिया के अकॉर्डिंग चलेगी। ये पहले दिन से डिक्लेयर था। मुस्लिम ब्रदरहुड धीरे 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 अपनी पकड़ मजबूत करती रही। 1925 से है। और अगर कोई इनसे 2015 में भी लड़ रहा है तो कितने वर्ष हो गए होंगे उसे लड़ते हुए? वर्ष बताइए। लगभग ओ मेरे बन्ने, गिन लेना घर जा करके। जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड शुरू की उनका नाम था मिस्टर बन्ना। ओके, याद रखिएगा। मिस्टर बन्ना के विचार तेजी से दूसरे मुल्कों में फैलने शुरू हो गए। विचारधारा का तेजी से फैलना आसपास के मुल्कों में मुस्लिम ब्रदरहुड को मजबूत करता गया। ये एक सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है, सुन्नी है, याद रखना। धीरे 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 इन्हें फंडामेंटलिस्ट भी कहा जाने लगा। मैं पूछ रहा था साल कितने हुए, कितने साल हुए झगड़ते हुए? गिन लेना घर जाकर के, बड़ी छोटी सी मेहनत तुम कर लेना, बाकी लेक्चर तो मैं तैयार करके लाया हूं। ओके, लंबा समय 80-90 बरस का है। मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से लड़ते हुए बीता है इजिप्ट के राष्ट्रपतियों का। ओके, तो मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कहता है? मुस्लिम ब्रदरहुड कहता है कि भाई शासन होगा शरिया का, हर चीज का समाधान इस्लाम है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अब दिन तक इजिप्ट ने जो प्रेसिडेंट्स देखे हैं उनकी एक खासियत रही है, पक्का ठेठ एक एस्पेक्ट रहा है, वो है स्ट्रांगली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। इजिप्ट के प्रेसिडेंट बहुत अथॉरिटेटिव रहे और ये इजिप्ट के साथ ही गई है चीज, ये सही गई है उसके लिए। सभी को देख लीजिए, अगर मैं नेहरू के समय की बात करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उस समय की बात करता हूं तो उस समय में इजिप्ट भी तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा हुआ करता था। मिस्टर नासिर वो खुद सेना से थे, सादत अनवर सेना से थे, हुस्नी मुबारक सेना, अभी अब्दुल फताह अल सीसी सेना से। तो जब वहां के प्रेसिडेंट, वहां की लीडरशिप आर्मी से आ रही है, डिफेंस से आ रही है, एक नेचुरल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता ही है, एक अथॉरिटेटिव स्टांस आता ही है। और इजिप्ट में यह चीज कहीं ना कहीं इजिप्ट के साथ गई भी है। इसी अथॉरिटेटिव स्टांस की वजह से एक चीज ये हुई कि इन्होंने कभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड को उठने नहीं दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड को उठने नहीं दिया। 85% तक इजिप्ट की जनसंख्या मुस्लिम है, इस्लाम है वहां पर, लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल फंक्शनिंग है उसकी एक खासियत है कि वो बेअंत सेकुलर मैनर में चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फंक्शनिंग सेकुलर मैनर में चलती है। धर्म का रंग उसमें चढ़ने नहीं दिया जाता, धर्म का रंग उसमें चढ़ने नहीं दिया जाता। और इन्हीं वर्षों के दौरान नर्चर हुई इजिप्ट की वो द एलीट क्लास, द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, टीचर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल्स ग्रुप्स से बिलोंग करता है, जो बात फ्रीडम की करता है, जो बात करता है कि हमें वेस्ट के साथ भी अलाइनमेंट रखनी है, कैंप डेविड अकॉर्ड, जो बात करता है कि हमें प्रगति देखनी है, इजराइल का रिकॉग्निशन, इजराइल के साथ संबंध। हालांकि एक कोल्ड ही रिलेशन रहा, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं, लेकिन अपनी प्रगति को देखते हुए कर लिया, रिकॉग्निशन कर दिया उन्होंने इजराइल का। जो व्यापार वाणिज्य में खुद का विकास करना चाहते हैं, जो जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल दिस सेगमेंट ये चाहता है कि धर्म निजी मसले के रूप में रहे तो ज्यादा अच्छा है। पब्लिकली जो आगे निकल करके आना चाहिए वो एक मजबूत राष्ट्र आना चाहिए, एक मजबूत स्टेट आना चाहिए और उसके नागरिकों के मजबूत परिस्थितियां।
तो ऐसे में अगर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी विचारधारा मजबूत होती है वहां पर, तो अधिकतर उनके साथ कौन जुड़ सकते हैं? जो शायद नॉन एलीट डिप्राइव्ड सेक्शंस हो, और उनके सत्ता में आते ही सबसे पहला आघात किसे पहुंचेगा? द एलीट्स। अकेले एलीट्स ही नहीं, बहुत सारे लोग जैसे महिलाएं फ्रीली सड़कों पर घूमती हैं, अपने अधिकार हैं उनके पास, वो जॉब्स करती हैं, सब कुछ है, सब ठीक है, वो सब भी इस बात से भयभीत हो जाएंगे कि अब जब शरिया होगा तो कैसा होगा, कहीं हालात अफगानिस्तान जैसे तो नहीं हो जाएंगे। हर कोई एकदम से उस ओर देखता है, कहीं कहते अफगानिस्तान तो नहीं हो जाएगा, कहीं वापस से फिर उसी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में तो नहीं चले जाएंगे, फंडामेंटलिज्म तो नहीं हर जगह चला जाएगा। एटलीस्ट सर्टेन लेवल पर एक रीजनेबिलिटी, एक रैशनैलिटी से चीजें चलती तो हैं। तो इस तरह वो भी सेगमेंट नहीं चाहता। तो इजिप्ट का एक सिस्टम डिफरेंट है कि उसमें धर्म जो है 85% मैंने बताया इस्लाम है, लेकिन आम जनता के स्तर पर जो धर्म है वो काफी हद तक निजी ही है। पॉलिटिकली धर्म उतना रिफ्लेक्ट नहीं होता, पॉलिटिकली पॉलिसीज सेकुलर मैनर में चलती हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उस मैनर में रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी मैनर में फंक्शन करती है। वो कोई शरिया को प्रिवेल कराने की कोशिश या शरिया के लॉज या फिर इस्लाम को स्ट्रेंथन करने के नियम नियमावली ऐसी चीज़ों के मुताबिक नहीं चलता। व्हाट इज गुड फॉर इजिप्ट इज द गुड फॉर गवर्नमेंट, बस ये फॉर्मूले पर चीज़ें बाय एंड लार्ज चलती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो इजिप्ट के लिए गुड है उसका लाभ सही मायने में कौन ले रहा है? कोई एलीट्स ले रहे हैं या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग ले रहे हैं, कोई पावरफुल लोग ले रहे हैं। तो ये तो करप्ट सोसाइटीज में हर कहीं होता है, ये तो भारत में भी हुआ है। हमने नेशन बिल्डिंग की, हमने नियम बनाए देश के विकास के लिए, और मैं खुद हर रोज स्टेटस डाल के लिखता हूँ गर्व से भारतीय। लेकिन इसमें यह है कि बचपन से अब तक बहुत बार करप्शन का सामना करना पड़ा है, हम जूझे हैं उस चीज़ से। कुछ परिवार बहुत पैसा कमा गए, बहुत लाभ कमा गए, कुछ परिवार राजनीतिक रूप में बड़े मजबूत हो गए। तो ये तो कहानी ये है कि करप्शन जहाँ होगी वहाँ पर ये नेगेटिव्स रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वोकल सेंस में सरकार की नीतियों में ऐसा धर्म तो नजर नहीं आता, वोकल सेंस में तो नहीं नजर आता, योजनाओं में नजर नहीं आता, ना पॉलिसीज में नजर आता है, ना कोई प्रोग्राम्स में नजर आता है। कहीं नजर आता है बताइए? ना लॉज में नजर आता है। तो हम चल तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहे हैं। हाँ, करप्शन के जहाँ स्कोप है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं सारी, हर जगह पर। सामाजिक स्तर पर आज भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के। तो इस हिसाब से इजिप्ट का सिस्टम अगर देखा जाए तो वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड को फिर उठने नहीं दिया गया। लगातार आने वाले इजिप्ट के राष्ट्रपतियों ने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव स्टांस रखते हैं, आज भी अब्दुल फताह अल सीसी ये रखते हैं, इन्होंने इनका दमन किया। और दूसरी तरफ अरब जगत की अगर हम बात करें तो अरब जगत, मैंने बताया कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद जो बड़े कबीले थे, उन बड़े कबीलों से उठे हुए जो घराने थे, उन घरानों की सत्ता और अरब जगत में है। ऐसे में सऊदी अरेबिया खुद को एक लीडिंग पावर के रूप में देखता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इस समय में इन तीनों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया हुआ है, तीनों ने। तो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड मजबूत होता है तो बनना के समय से ही उसके विचारधारा आसपास के मुल्कों में भी फैले हैं, तो हो सकता है कि वो सारे मुल्कों में जो एलीट फैमिलीज हैं उनकी सत्ता को चुनौती हो जाए, वो भी हाथ धो बैठे सत्ता से, पॉपुलैरिटी खत्म हो जाए, एक अवेकनिंग हो जाए लोगों में उनके अगेंस्ट, ऐसा भी हो सकता है, एक अराउजल हो जाए, और फिर शायद मुस्लिम इस्लामिक सोसाइटी को कोई और रिप्रेजेंट करे और वो शायद मुस्लिम ब्रदरहुड हो। आई बात समझ में? इस चीज को समझिए आप। और अगली कारण कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में रहे हैं सीरिया के शासक बशर अल असद और ईरान और कतर। अब कतर के साथ समस्या क्या हो गई? सऊदी अरेबिया को 2017 में कतर को ब्लॉक क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में उतर रहा था कतर, खासतौर किसके वाया? अल जजीरा जो चैनल है कतर का, उसके वाया। ये मैं क्यों समझा रहा हूं बार बार? जब मैं अब्दुल फताह अल सीसी की बात कर रहा हूं, ये अभी समझ में आ जाएगा। तो उनका स्टांस ये रहा है कि उन्होंने और पहले के मिस्र के शासकों ने क्लियरली अपोज किया है मुस्लिम ब्रदरहुड को, उन्हें उठने नहीं दिया है, जो खुद को एक सुन्नी आइडियोलॉजी से भरी हुई पार्टी मानते हैं आज की डेट में, और विश्व भर में उनके कई तरह के पर्सपेक्टिव रखे गए हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई तो उन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानता है, डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं वापस अब्दुल फताह अल सीसी के पास। अब मुस्लिम ब्रदरहुड
2012 के चुनाव में जीत गई और गद्दी पर बैठा दिया मोहम्मद मोरसी को। कौन आ गए? मोहम्मद मोरसी। किसके समर्थन से? मुस्लिम ब्रदरहुड। देश की आवाम को तो ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, कहते ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए, ये कैसे इलेक्शन कंडक्ट हो गए? मुस्लिम ब्रदरहुड कहां से जीत गई? कहां चला जाएगा अब इजिप्ट इसके बाद? विरोध प्रदर्शन जारी हो गए, भयंकर विरोध प्रदर्शन, और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि आप समझते हैं कि शुरू से नेता जो आ रहे हैं वो सेना से ही आ रहे थे, और सेना ने समझ लिया कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा ये तो बेसिक कैरेक्टर ही बदल देगा इजिप्ट का, ये तो होना नहीं चाहिए। तो मोहम्मद मोरसी के अगेंस्ट सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया, आम जनता उनके साथ। इस समय में जनता और सेना एक हो गई। जनता को लगने लगा सेना हमें ही रेजोनेट कर रही है, हमारे ही विचारों को रिफ्लेक्ट करने लगी है। जबरदस्त क्लैशेस फिर हो गए 2012 में। इन क्लैशेस के बाद किसी तरह से एक सेटलमेंट सेना और सरकार के बीच में बनी कि भाई मौका तो दिया जाए, मोहम्मद मोरसी को मौका तो दिया जाए। ऐसे में सेना ने जो कुछ गतिविधियां उस समय में की थी, जब सेना और मोहम्मद मोरसी के बीच में सेटलमेंट बनी, मोहम्मद मोरसी को कुछ समा देने की बात हुई, लेकिन इसी दौरान सेना ने जो कुछ गतिविधियां की थी, मोहम्मद मोरसी के समर्थकों को क्रश करना या कुछ और चीज़ें, इन सब चीज़ों का आरोप लगा करके मोहम्मद मोरसी ने सेना के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको बर्खास्त कर दिया और गद्दी पर, मेन पोजीशन पर अपना कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बना करके किसको बैठाया? अब्दुल फताह अल सीसी। तो सही मायने में मोहम्मद मोरसी ने अब्दुल फताह अल सीसी को कमांडर इन चीफ की पोजीशन दी। इसके पहले तक अब्दुल फताह अल सीसी इस SCF के सदस्य जरूर हुआ करते थे, इस SCF के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब होस्नी मुबारक 2011 में गए और जब मोहम्मद मोरसी 2012 में आए, इन दोनों समय के बीच का वो जो समय था, सेना शासन जब कर रही थी, तब ये कमांडर इन चीफ नहीं थे। कमांडर इन चीफ कोई और थे, उनका नाम बताना भी जरूरी नहीं है। और जब फाइनली मोहम्मद मोरसी एग्रीमेंट रीच कर गए हैं सेना के साथ और अब वो सत्ता में हैं, तो फिर वहां पर उन्होंने अब खड़ा किया अपना लॉयल एक पर्सन की, भाई प्रमोशन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करके चलेंगे। तो अब्दुल फताह अल सीसी को कमांडर इन चीफ की पोजीशन मिल गई, नेशनल लाइमलाइट में आ गए और बाय नेचर ही फिर ये इस कारण से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए। क्या हो गए? मिनिस्टर इन डिफेंस। लेकिन मोहम्मद मोरसी के खिलाफ लोगों का विरोध रुका नहीं, विरोध जारी रहा। एट द एंड 2013 मोहम्मद मोरसी को सत्ता से जाना पड़ा, क्योंकि कमांडर इन चीफ अब्दुल फताह अल सीसी ने जनता में बयान दे करके ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो सत्ता से चले जाएं, वरना इतने दिनों के अंदर फिर कू कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के कामकाज जनता की एस्पिरेशंस को रेजोनेट नहीं कर रहे। सरकार उस तरह से मुताबिक काम नहीं कर रही। जो वायदे दिए थे इन्होंने, जो मुख्य 10 एजेंडे लिए थे, उनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं अब तक किया, तो ये लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर रही, ये नहीं चल पाएगी। मैं डिसहार्टेड हूं। जैसे ही जनता ने सुना, अब सीधी अटैचमेंट हो गई अब्दुल फताह अल सीसी से। सेना से तो पहले ही अटैचमेंट थी और इजिप्ट की जनता अभी तक हैबिचुअल थी सेना के लोगों को एज अ राष्ट्रपति देखने के, क्योंकि वो ये मानते थे कि एक मजबूत आदमी, डिफेंस बैकग्राउंड का आदमी राष्ट्रपति होगा तो ही ये मुस्लिम ब्रदरहुड का फन दबा रहेगा, वरना तो ये तो उमड़ आएंगे। हमें तो बस इतना कराना है कि करप्शन दूर हो जाए, पॉवर्टी कंट्रोल हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसी चीजें आ जाए, हमें प्रोग्रेस मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। बाकी फिर मजबूत ही शासक हो तो वही अच्छा, शासक मजबूत ही हो तो चलेगा। एकदम से लोग कनेक्ट हो गए अब्दुल फताह अल सीसी की बातों से, कहते ये बात, एक तो सेना, ऊपर से उनके कमांडर इन चीफ, ऊपर से दिल की बात पकड़ ली कि भाई मोहम्मद मोरसी हमारे दिल को ना समझ पाए, हमारे दिल की ना कर पा रहे हैं, तो कैसे वार्निंग दे दी उन्हें कि या तो जाओ वरना उतार दिए जाओगे, यही लड़ेगा देश के लिए। देश के सपूत तो यही है। मोहम्मद मोरसी ने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं छोड़ता। टकराव भयंकर फिर से छिड़ गया और टकराव छिड़ने के बाद उतार दिए गए फिर वो भी। और अब कौन आ गया सत्ता में? फिर से सेना। 2013 का समय है।